मित्रों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध का 8वां दिन ईरान के लिए बहुत अशुभ साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अब ईरान में तबाही की सुनामी लाने की तैयारी कर रहा है। आज की रात इस जंग की सबसे भीषण रात होने वाली है, यानी ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात होने वाली है। मित्रों, अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़े हमले के 4 बड़े संकेत दिए। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि आज ईरान पर और भी कड़ा हमला हो सकता है और इस बार ऐसे क्षेत्रों और समूहों को निशाना बनाया जा सकता है जिन्हें पहले लक्ष्य नहीं बनाया गया था। आज आपको समझना चाहिए अब ट्रंप ईरान में कहां धमाका करने वाले हैं। मित्रों, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि आज रात अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा बमबारी अभियान शुरू करेगा। आज आपको जानना चाहिए, जब अमेरिकी नेता युद्ध के बीच में ऐसे बयान देते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है। आज की खबर आई है और आज ही ये खबर आई कि अमेरिका ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। आज आपको यह भी समझना चाहिए आज से पहले किन परिस्थितियों में अमेरिका ने किसी क्षेत्र में अपने 3 या 3 से ज्यादा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए हैं। मित्रों, आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी। उन्होंने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को उत्पादन 4 गुना बढ़ाने का निर्देश दिया। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है, इन 4 गुना मिसाइल्स, बम और रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल अमेरिका कहां और कैसे करने वाला है। आज हम बारी बारी से इन तीनों संकेतों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अमेरिका के वित्त मंत्री के उस बयान के बारे में जानना चाहिए जिसे सुनकर तेहरान की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। बेसेंट ने कहा, आज रात हमारा अब तक का सबसे बड़ा बमबारी अभियान होगा। हम ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और उन फैक्ट्रियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे जो मिसाइलें बनाती हैं। हम उन्हें काफी हद तक कमजोर कर रहे हैं और हमारा अभियान जबरदस्त रहा है। मित्रों, अमेरिका के वित्त मंत्री जो कह रहे हैं, ग्राउंड पर अमेरिकी एयरफोर्स की हलचल उससे मेल खा रही है। इस युद्ध की शुरुआत के जो कारण बताए गए थे उसमें ईरान की मिसाइल क्षमता से खतरा एक बड़ी वजह थी और अब अमेरिका इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। इसके लिए बड़ी संख्या में अमेरिकी बॉम्बर्स की तैनाती भी की गई है। ब्रिटेन ने अपने एयरबेस से ईरान पर हमले की अनुमति भी दे दी है। इसके बाद ब्रिटेन के फेयरफोर्ट बेस पर आज अमेरिका के 3 B-1 लैंसर बॉम्बर्स लैंड हुए, जिनका इस्तेमाल ईरान के मिसाइल साइलो और मिसाइल सिटी पर हमले के लिए किया जाना है। ब्रिटेन की अनुमति के बाद अब हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया बेस भी ईरान पर हमले करेगा। यहां पर अमेरिका के B-1 लांसर बॉम्बर, B-52 बॉम्बर और B-2 बॉम्बर मौजूद हैं। अमेरिका एक साथ अपने तीनों बॉम्बर के हमले में इस्तेमाल क्यों कर रहा है, इसकी भी एक खास वजह है। अमेरिका का B-2 स्टेल्थ ईरान में घुसकर गहरी मिसाइल टनल पर हमला करने में सक्षम है। B-52 बॉम्बर अपने टारगेट पर दूर से क्रूज मिसाइल और भारी बमबारी करने में महारत रखता है। इसके अलावा सुपरसोनिक रफ्तार से चलने वाला B-1 बॉम्बर एक साथ कई टारगेट पर तेजी से प्रिसीजन बम गिरा सकता है। इस तरह कम दूरी से हमला करके तीनों बॉम्बर एक ही रात में दर्जनों मिसाइल ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। मित्रों, कतर, सऊदी और यूएई में मौजूद अमेरिकी एयरबेस ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। इसीलिए हिंद महासागर में मौजूद डियो गार्सिया बेस ईरान के सबसे करीब और सुरक्षित बेस माना जाता है, जहां से ईरान पर सबसे बड़ा हमला हो सकता है। इससे पहले ईरान पर बम बरसाने के लिए बॉम्बर्स को सीधे अमेरिकी बेसों से उड़ान भरनी पड़ती थी। इतनी लंबी दूरी से तेहरान में बम गिराने के लिए 12 से 15 घंटे का वक्त लगा। ट्रंप ने इस देरी का कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को बताया था और नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन अब ब्रिटेन के फेयरफोर्ट और डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरकर अमेरिकी बॉम्बर सिर्फ 5 से 6 घंटे में बमबारी कर सकते हैं, जिससे हमलों की संख्या भी बढ़ेगी। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए, इससे पहले अमेरिकी नेताओं ने कब युद्ध के बीच बड़े बयान दिए और उसका परिणाम क्या निकला। जुलाई 1945 में अमेरिका ने पोट्सडैम सम्मेलन में जापान को पूर्ण विनाश की धमकी दी थी। इसके बाद 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिससे लाखों मौतें हुई। 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक को धमकी दी, कुवैत से निकलो नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो। सद्दाम ने धमकी को नजरअंदाज किया। इसके बाद 17 जनवरी 1991 से 43 दिन में अमेरिका ने हजारों हवाई हमले किए और अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स ने लाखों उड़ानें भरी, जिसके बाद इराक को
कुवैत छोड़ना पड़ा। 9/11 के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तालिबान को धमकाते हुए कहा था, अलकायदा को सौंपो वरना भीषण कार्रवाई होगी। इस बयान के बाद 7 अक्टूबर 2001 से बड़े हवाई हमले शुरू हुए, जिससे तालिबान सरकार जल्द ही गिर गई। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मार्च 2003 में इराक पर सबसे बड़े हवाई अभियान की घोषणा की, जिसे शॉक एंड ऑ के नाम से जाना जाता है। यह अभियान इराक में व्यापक नरसंहार के हथियारों के झूठे दावों पर आधारित था, लेकिन इसके बाद 48 घंटे के अंदर इराक पर 3000 बम और मिसाइल्स गिराए गए। बाद में अमेरिकी सेना इराक के अंदर घुसी और सद्दाम को सत्ता से हटा दिया गया। मित्रों, इसका मतलब साफ है, अक्सर अमेरिकी नेताओं की धमकी सही साबित हुई है और आज ईरान भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहेगा। लेकिन ईरान के लिए आज एक और बुरी खबर आई है। मित्रों, आज ही अमेरिका ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट भेजने का ऐलान किया है, जो अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ इस इलाके में पहले से मौजूद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद करने पहुंचेगा। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने समंदर से बड़े हमले किए हैं। इस क्षेत्र में पहले से 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड रेड सी में मौजूद है, और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अटलांटिक महासागर में अपनी अंतिम ट्रेनिंग एक्सरसाइज पूरी कर रहा है। अब अमेरिका इसे भी मिडिल ईस्ट में बुला रहा है। मित्रों, इससे पहले सिर्फ 1991 के खाड़ी युद्ध और 2003 की इराक वॉर के दौरान ही अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षेत्र में एक साथ बुलाए थे। यानी अब जब अमेरिका को बहुत बड़ा जब युद्ध लड़ना होता है, तभी 3 या उससे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर एक जगह पर इकट्ठे किए जाते हैं। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश 65 से 70 फाइटर जेट्स को साथ लेकर चलता है। मिडिल ईस्ट के एयरबेस पर ईरानी मिसाइल के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में बुलाया है। मित्रों, एक तरफ अमेरिका आज की रात को ईरान के लिए कयामत की रात बनाने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाला वक्त ईरान के लिए और ज्यादा मुश्किलों से भरा हो सकता है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सबसे बड़ी हथियार कंपनियों के साथ एक मीटिंग की। आज आपको इस मीटिंग का एजेंडा और इस मीटिंग में हथियार कंपनियों को दिए गए ट्रंप के निर्देशों के बारे में भी जानना चाहिए। ट्रंप ने इस मीटिंग में अमेरिका की बड़ी हथियार कंपनियों के साथ मिलकर ईरान युद्ध की रणनीति तैयार की। इन कंपनियों में लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो F-35 फाइटर जेट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाती हैं। नॉर्थरोप ग्रूमन से भी ट्रंप की बातचीत हुई। यह कंपनी B-2 स्टील्थ बॉम्बर और ग्लोबल हॉक ड्रोन्स बनाती है। ट्रंप ने रेथियन टेक्नोलॉजी से भी बात की। यह कंपनी मिडिल ईस्ट का सुरक्षा कवच बनी, पैट्रियट मिसाइल्स और समंदर से अमेरिकी हमलों को धार देने वाली टॉमहॉक मिसाइल्स का निर्माण करती है। ट्रंप के कहने पर इन सभी कंपनियों ने अपना उत्पादन 4 गुना से ज्यादा बढ़ाने पर सहमति दे दी है। मित्रों, इससे पहले रेथियन टेक्नोलॉजी साल भर में 90 टॉमहॉक मिसाइल्स बनाती थी, लेकिन आज के करार के बाद सालाना 1000 से ज्यादा मिसाइल्स बनाएगी। ट्रंप के मुताबिक हथियारों के नए प्लांट और उत्पादन बढ़ाने की तैयारी 3 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी। यानी ट्रंप इस वॉर की तैयारी काफी पहले से कर रहे थे। ट्रंप ने दावा किया है अमेरिका के पास मिसाइल्स और बमों की असीमित सप्लाई है। यानी अमेरिका ईरान में जितने बम गिराएगा, जितनी मिसाइल गिराएगा, अमेरिकी कंपनियां उससे 4 गुना मिसाइलें तैयार करके देने में सक्षम है। मित्रों, इससे पहले हम आपको डीएनए में बता चुके हैं, जिस तरह ईरान मिसाइल्स और ड्रोन को रोकने के लिए पैट्रियट और थार्ड मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा था। अमेरिकी जनरल्स ने आशंका जाहिर की थी कुछ दिन बाद इससे अमेरिकी डिफेंस की क्षमता प्रभावित होगी, और अगर ईरान युद्ध के दौरान अटैक मिसाइल्स का ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो कुछ और संभावित युद्धों के दौरान हथियारों की कमी हो सकती है। इसीलिए अब ट्रंप ने हथियार कंपनियों को प्रोडक्शन 4 गुना करने के निर्देश दे दिए हैं। इसका मतलब साफ है, ईरान पर अमेरिकी बमबारी कम नहीं होगी और अमेरिका दुनिया के कुछ और मोर्चों पर भी युद्ध करने की तैयारी कर रहा है।